बोइंग अपने पहले बैच के प्लेन में इन शीट्स को आपस में जोड़ने के लिए एपॉक्सी ग्लू का इस्तेमाल करता था और फिर इन शीट्स को टाइट रखने के लिए रिवेट्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन इस तरीके में एक प्रॉब्लम थी जो इस अलोहा फ्लाइट 243 में देखने को मिली। जैसे मैंने बताया था कि प्लेन का बॉडी स्ट्रक्चर प्रेशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता था, लेकिन ये प्लेन अपनी ओरिजिनल लिमिट से बहुत ज्यादा चल गया था और बार बार प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से लैप जॉइंट्स में एपॉक्सी ग्लू डिग्रेड होने लग गई थी और क्रैक्स डेवलप होने लगे। और जब प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर जाता था तो हवा में जो नमी होती थी वो इन क्रैक्स के अंदर ट्रैप होने लग गई और वक्त के साथ साथ इस नमी की वजह से मेटल को जंग लग गया। अब अलोहा एयरलाइन का ये एयरक्राफ्ट तो हवाई में ऑपरेट कर रहा था और हवाई एक ट्रॉपिकल रीजन है जहां सॉल्टी इन्वायरमेंट और हाई ह्यूमिडिटी होती है और ये प्लेन 19 साल तक कंटिन्यूसली हवाई के ज़्यादा नमी वाली हवा में फ्लाई करता रहा, जिसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स वक्त के साथ साथ बढ़ते गए और इनको जंग लगता गया और एक पॉइंट पर प्लेन के मेटल स्ट्रक्चर का वो हिस्सा जो सबसे ज़्यादा वीक हो चुका था वही सबसे पहले फटकर हवा में उड़ गया। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बोइंग ने 1972 के बाद अपने स्लैब जॉइंट सीलिंग मेथड को अपडेट कर दिया था और बोइंग ने सर्विस बुलेटिन इशू कर दिया था कि हमारे प्लेन्स में एपॉक्सी ग्लू के इस्तेमाल से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। लेकिन अलोहा एयरलाइंस 1988 में मतलब 16 साल के बाद भी इस पुराने जहाज का इस्तेमाल कर रहा था। बल्कि इन क्रैक्स के बारे में मेंटेनेंस रिकॉर्ड में पहले से ही लिखा था और बताया गया था कि प्लेन के लैप जॉइंट्स के रिवर्स के आसपास क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई। इस वाक़े के बाद FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रिक्टली एयरलाइंस को एडवांस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग NDT टेक्निक यूज़ करने को कहा, जैसे कि एडी करंट टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और एक्सरे रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। इन टेक्निक्स की वजह से जो क्रैक्स नेकेड आई से नजर नहीं आते थे वो भी डिटेक्ट हो जाते थे और इन टेक्निक्स की वजह से आज तक दोबारा कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ।